हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक है ये, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। और ये आखिरी टॉपिक है हमारे यूएस हेजेमनी जो चैप्टर है। व्हाट डज हिस्ट्री टीच अस अबाउट हेजेमनी? हमें हिस्ट्री से क्या पता चलता है हेजेमनी के बारे में दोस्तों? लिमिटेड है लेकिन डिसेंट कंटेंट है। आंसर लिख के आ सकते हो, 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो। आप अपना फीडबैक भी देते रहें, आपको ये लेक्चर्स कैसा लग रहे हैं, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं मुझसे, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको वो हेल्प कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। बिगिन करते हैं लेक्चर। गिवन द लॉजिक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, हेजेमनी इज अ रेदर अनयूजुअल कंडीशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अगर हम देखें दोस्तों कि दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज हैं और सब इंसानी तो हैं, तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, एक तरफ टिल्ट हो जाना, ये थोड़ी सी अनयूजुअल तो कंडीशन है दोस्तों, है ना? ऐसा कैसे हो जाता है? क्या ये हमेशा से होता हुआ है? देखते हैं। This is for a very simple reason. In the absence of world government, every state must ensure its own security and in extreme circumstances its own survival. तो जब हर सरकार, हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करेगी और एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को बचाने की कोई भी कोशिश करेगी, तो ये जनरली सोचा ही जाएगा कि सब इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। और अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर एक ही कंट्री के हाथ में, एक ही स्टेट के हाथ में है। 5-6 सेंटर्स, 10-15 सेंटर होने चाहिए, राइट? ये नॉर्मल कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक कहता है। Thus, states are acutely aware of power distribution in the international political system and would not normally allow a single state to become so powerful as to pose a mortal threat to other states. ये सब स्टेट्स को क्लियर है कि बैलेंस जरूरी है, और अगर उनको दिखेगा कि कोई पावर आगे बढ़ रही है तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो पावर आगे ना बढ़े। क्योंकि एक एग्जांपल ले लो, अगर ए नाम की कोई पावर है, वो बाकी अल्फाबेट्स नाम की पावर बी सी डी से स्ट्रांग है, तो बी सी डी के लिए थ्रेट है। ए बी सी डी को खा सकता है, अटैक कर सकता है, इकोनॉमिकली हर्ट कर सकता है। तो बी सी डी पूरी कोशिश करेंगी ए आगे ना बढ़े। इसके लिए वो साथ में भी आ सकते हैं, मतलब बी सी डी या सब साथ में जुड़ गए, एक तहस नहस कर दिया। हिस्ट्री में आपको ये एग्जांपल्स भी दिखेंगे, इंडिया की हिस्ट्री में भी, माइथोलॉजी हिस्ट्री में भी आपको ये आंसर्स मिलते हैं, राइट? तो ये ये काफी बार कोशिश की जाती है, राइट? तो ये पॉइंट, एक चीज क्लियर है कि बैलेंस ऑफ पावर एक लॉजिकल आउटकम लगता है, ठीक है? लॉजिकल। द बैलेंस ऑफ पावर लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज आउटलाइंड अबव इज एम्पली सपोर्टेड बाय हिस्ट्री। तो दोस्तों, हमें बैलेंस ऑफ पावर आपको हिस्ट्री में भी ज्यादातर दिखेगा। मतलब बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि एक हेजेमन बन के आ गया आपकी हिस्ट्री में, राइट? By convention, we regard 1648 as the year in which the sovereign territorial state emerged as the principal actor in world politics. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों की टेरिटरी की, ये टेरिटरी मेरी है, राइट? इस पे मेरा अधिकार चलता है, मेरे रूल चलेंगे, ये लोग मेरे नाकरे क्या है। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है 1648 में, ठीक है? इससे पहले का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कि मौर्यन स्टेट, बाउंड्री डिफाइन ही नहीं थी कुछ, राइट? मुगल स्टेट की भी नहीं डिफाइन थी। और ये जनरली यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप इसको पूरा काउंटर कर सकते हो दोस्तों, काउंटर करने को काउंटर कर सकते हो। काफी सारी हिस्ट्री जो है वो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? और उन्होंने इम्पोज कराई है हमारे सर पे। काउंटर आप कर सकते हो कि नहीं भाई, हमारे तो एम्पायर बहुत टाइम से थे। मैं उसको डिबेट में नहीं ला रहा और मैं डिसएग्री भी आपसे नहीं करता, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हो, जस्टिफाई करना होता है। पर मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली 1648 को ऐसा ईयर माना जाता है कि सॉवरेन टेरिटोरियल स्टेट आपकी इमर्ज हुई और उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रोल प्ले करना शुरू करा। तो हम हिस्ट्री जो चेक करेंगे दोस्तों, वो 1648 से लेके 2022 तक की चेक करेंगे, ठीक है? उससे पुराना हम चेक नहीं करेंगे। इन द ओवर 3.5 सेंचुरी सिंस देन, तो 1648 से लेके अभी तक 350 ईयर जो हो चुके हैं, there have been only two previous occasions when a single state succeeded in gaining preponderance in the system to a similar degree as the US predominates the system today. तो अगर यूएस को एक मान ले कि हाँ, एक यूएस है 1945 से लेके अभी तक या 1991 से लेके अभी तक, जैसा हमने इस लेक्चर में देखा,
तो हिस्ट्री में सिर्फ हमें दो ही स्टेट्स दिखती हैं जो इतनी पावरफुल थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 1648 से लेके, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए रही हैं। वो स्टेट्स कौन सी हैं देखते हैं एक बार। फ्रांस 1660 से लेके 1713 तक इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ हेजेमनी। तो सबसे पहला इंस्टेंस हमें फ्रांस का दिखता है 1660 से लेके 1713। वहां के लुइस नाम के किंग थे, लुइस 14। लुइस 13 14 15 16 आए हैं दोस्तों। 14 बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुइस 14। उसके बाद नेपोलियन आपको याद होना चाहिए 1798 में आ गए थे। मतलब नेपोलियन का आपको रोल दिखेगा जो 1798 वॉर 1815 में रहेगा। लेकिन उस टाइम भी आप अगर देखो, उस टाइम भी अगर 1798 से लेके 1815, तो हम उस टाइम को भी हम ये नहीं मानते कि फ्रांस बहुत स्ट्रांग था। तो मैं इस स्टेटमेंट से ये कह रहा हूँ कि हाँ, लुइस 14 का जो टाइम था, उसके बाद लुइस 15 आएंगे, लुइस 16 आएंगे, राइट। उस टाइम में आपका जो ये था स्टेट फ्रांस, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, इवन ब्रिटेन से भी ज्यादा स्ट्रांग था। अगर आप सिर्फ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट देखो, नेवी को मत देखना, ठीक है, पानी में नहीं, कॉन्टिनेंट में। नेपोलियन की मैंने बात यहाँ जिक्र करी, 1798 में आएंगे वो, 1815 तक नियरली रहेंगे। लेकिन उनके काल में भी फ्रांस बहुत स्ट्रांग था। लेकिन हम उसे भी नहीं कह रहे कि फ्रांस की हेजेमनी थी, क्योंकि उस टाइम भी ब्रिटेन वगैरह काफी सारी पावर्स थी। तो एक जो टाइम है 1660 से लेके 1713, एक फ्रांस। दूसरा टाइम जो हमें दिखता है वो ब्रिटेन का है, ग्लोबल मैरीटाइम एम्पायर जो उसका रहा 1860 से लेके 1910, जब ये कहा जाता था कि सन कभी सेट ही नहीं होता ब्रिटेन में, ठीक है, कभी सूर्योदय ही नहीं होता, सूर्यास्त, राइट। तो सनसेट ही नहीं होता। तो ये वो टाइम, तो दो ही टाइम है दोस्तों, 1660 से लेके 1713, जब आपके लुइस 14 थे, और 1860 से लेके 1910, जब आपका ब्रिटेन काफी स्ट्रांग था। इस टाइम में ब्रिटेन का इंडिया में भी एम्पायर था, और बहुत ही सारी जगह था, अफ्रीका वगैरह यहाँ वहाँ, ठीक है। और अब यूनाइटेड स्टेट्स, तीन ही हमें इंस्टेंसेस देखते हैं जहाँ हेजेमनी है, अदरवाइज बैलेंस बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है, ठीक है, बैलेंस बना रहा है। History also tells us that although at its height hegemony seems formidable, it does not last forever. तो 1660 से लेके 1713 तक लग रहा था फ्रांस ही पूरी दुनिया में राज करेगा, फिर ब्रिटेन लग रहा था, आज यूएस लग रहा है। लेकिन हिस्ट्री ने प्रूव करा है कि ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, एम्पायर ब्रेक होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। टू द कॉन्ट्ररी, बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स ओवर द टाइम रिड्यूसेस द रिलेटिव पावर ऑफ द हेजेमन। तो दोस्तों हाँ, एक टाइम आता है जहाँ पे आपका हेजेमन, हेजेमन का मतलब है जैसे यूएस, फ्रांस और इंग्लैंड रहे हैं काफी स्ट्रांग, जब वो हो गए थे वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन फिर टाइम ऐसा चलता जाता है कि दूसरे स्टेट्स स्ट्रांग बन जाते हैं, और या आप में इंटरनल कुछ ना कुछ वीकनेसेस आ जाती हैं, जैसे आजकल अमेरिका में चीजें चल रही हैं, है ना, आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स तो हैं, साथ साथ दूसरे कंट्रीज भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो एक टाइम आ सकता है फ्यूचर में, लोग कहते हैं 2 डिकेड्स 2050 तक, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांग नहीं रहेगा, राइट। तो ये हमें हिस्ट्री बताती है। इन 1660 फ्रांस अंडर लुइस 14 वाज अनचैलेंज्ड। कोई चैलेंज नहीं कर सकता था लुइस 14 को, इतने स्ट्रांग थे, ठीक है। अब वो इतने स्ट्रांग थे दोस्तों कि उन्होंने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। इससे बाकी चीजें काफी वीक बन गई, ठीक है दोस्तों। हुआ क्या, तो थोड़ी हिस्ट्री बता दूं जिससे आपको क्लियर रहे। फिर लुइस 15-16 जब आएंगे दोस्तों, वो तो कैपेबल रूलर्स इतने ज्यादा थे नहीं, राइट। उस टाइम में फ्रांस ब्रेक हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, वो छोड़ो दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया दोस्तों, रेवोल्यूशन आ गया, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, सब लोग नाराज थे फ्रांस में, ठीक है। तो ये हालत आ गई, फ्रांस तो टूट गया, राइट। बाय 1713 इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया, रशिया वर कंटेस्टिंग फ्रांस पावर। तो फ्रांस की पावर पर इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया, ठीक है, हैब्सबर्ग वहां का जो रूलर कहे जाते थे, और रशिया तगड़े बन गए 1713 तक। फिर 1860 आ जाते हैं। 1860 में क्या हुआ, द हाई नून ऑफ विक्टोरियन पीरियड टेक्स ब्रिटानिका लुक्ड सिक्योर फॉर एवर। तो हमें लगता था विक्टोरिया का झंडा पूरी दुनिया में चलता रहेगा, राइट, काफी स्ट्रांग लगता था। परंतु 1910 आते आते जर्मनी, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स काफी स्ट्रांग कंटेंडर बन गए थे ब्रिटिश के सामने। अगर हम बाकी कंट्रीज ना बोले, इटली भी था इस टाइम में स्ट्रांग। इस टाइम में दोस्तों आपको फ्रांस भी ठीक ठीक दिखेगा, है ना। लेकिन ये तीन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए थे, स्पेशली जर्मनी। कुछ कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हो, कुछ टाइम के लिए कि बिस्मार्क के टाइम पे,
और हिटलर के टाइम में जर्मनी भी था स्ट्रांग, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं था, तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको, तो ब्रिटेन भी खत्म है ना। 10-20 ईयर्स, आज देखो ब्रिटेन छोटा सा कंट्री है ना, 10-20 ईयर्स फ्रॉम नाउ अनदर ग्रेट पावर और मे बी अ कोलिशन ऑफ ग्रेट पावर्स कुड वेल इमर्ज जस्ट एज यूएस कैपेबिलिटीज आर डिक्लाइनिंग इन रिलेटेड टर्म्स। तो सब रिलेटिव बातें हैं दोस्तों, यूएस जो है वो डिक्लाइन हो सकता है, यू नेवर नो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है 50 स्टेट्स में टूट जाए, राइट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें हिस्ट्री सिखाती है, राइट। तो ये नहीं कह सकते कि 100 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांग रहेगा, वो फिजिबल नहीं है। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको ये लेक्चर में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। ये आर्टिकल क्रिस्टोफर लेन का हमने यूनिपोलर इल्यूशन, व्हाई न्यू ग्रेट पावर्स विल राइज में से हमने ये एक स्टैट उठाया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।